हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो है क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का नहीं, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग जो है उसको दो भागों में बटा हुआ है और हम लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं भारत परिषद अधिनियम का जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो जो है ये ताज शासन के अंतर्गत आते हैं सारी चीज़ें। तो जो है उसमें से एक हम लोग जो है 1858 का जो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका अगला जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, वो पढ़ेंगे। उस पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि जो है इसमें जो है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि बिना भारतीयों के जो है हम लोग जो है शासन चला नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ये क्या किया कि 1861, 1891 और 1909 का जो है अधिनियम उन्होंने पारित किया। और उसमें क्या पारित किया, उसमें से ये उन्होंने बात रखी कि उसमें जो है भारतीयों का सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक हो गया था कि अगर भारत में शासन चलाना है, ब्रिटिश को अपना शासन चलाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 अधिनियम बनाए, 1861 का और 1891 का और 1909 का। तो उन तीनों में जो है वो तीनों जो है अधिनियमों को जो है इन्होंने क्या किया कि अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक जो है सेंटर्ड की भूमिका निभाई। उन्होंने तीनों अधिनियम को जो है पारित किया। और इसमें जो भारत परिषद अधिनियम जो है ये 1861 वाला, इसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो है इस अधिनियम से जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसके द्वारा क्या हो गया, इसके द्वारा हो गया कि संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि संवैधानिक विकास का जो है सूत्रपात हो गया। संवैधानिक विकास का सूत्रपात है, विकास का सूत्रपात किया गया, है ना, सूत्रपात किया गया। और अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया, अंग्रेजों ने इसको सहयोग की नीति, इसको क्या नाम दिया, इस अधिनियम को एक नाम दिया उन्होंने, सहयोग की नीति, है ना, सहयोग की नीति। एक नाम इन्होंने अंग्रेजों ने ये दिया, सहयोग की नीति। सहयोग की नीति दिया और उदार निरंकुशता की संज्ञा से अभिभूत किया, है ना। एक नाम और दिया अंग्रेजों ने, क्या दिया, उदार निरंकुशता, उदार निरंकुशता, है ना। ये 2 नाम दिए अंग्रेजों ने इसके लिए। तो आगे हम लोग अगर बात करें तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें सबसे पहला काम तो ये हुआ कि कानून बनाने की जो है, इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई। तो तुमने भी आपको बताया कि क्या हुआ कि जब इसमें जो अंग्रेजों ने क्या किया कि कानून बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कर ली है। जो भारतीय थे, कानून बनाने के जो भारतीय थे, उनको इस प्रक्रिया में शामिल करने, जोड़ने, है ना। कोई भी नियम बना रहे हैं, कुछ लागू कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, भारतीयों को पहले वो नहीं पूछ रहे थे, अपने हिसाब से चला रहे थे। लेकिन उनको ऐसा लगा 1857 क्रांति के बाद कि उसमें जो है भारतीयों को सहयोग को लेना बहुत आवश्यक है, बिना उनके सहयोग के हो नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको सहयोग की नीति बोला, उदार निरंकुशता बोला। और उन्होंने क्या, यहाँ से क्या हुआ, संवैधानिक विकास का सूत्रपात हो गया, है ना। तो जब ये इतनी बात हो गई, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई और वायसराय ने भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि वायसराय ने कुछ भारतीयों को विस्तारित करके, जो भारतीय वहाँ पे काम कर रहे थे, जिनको बुलाया गया था वहाँ पे, उनको विस्तारित करके गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करना प्रारंभ कर दिया। गैर सरकारी मतलब उनको ये बोल दिया कि आप भाई हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन आप सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाएंगे, आप जो है गैर सरकारी कर्मचारी। मतलब एक इसमें नाम भी उसी तरह दिया हुआ है जैसे कि सहयोग की नीति। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन आप सरकारी काम नहीं करेंगे, आप गैर सरकारी सदस्य के रूप में जो है आप हमारे साथ शामिल हो जाइए और उसी तरह से आप जो है उसी तरह से जो है काम करिए। और फिर क्या हुआ, 1862 में, है ना, यहाँ 1862 में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा और बंगाल के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया। बात आपको समझ में आ रही है। क्या किया, 1862 में वायसराय ने, लॉर्ड कैनिंग, 1862 में वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने 3 भारतीयों, कौन कौन, एक तो बनारस के राजा हो गए,
दूसरे बंगाल के महाराजा हो गए और तीसरे सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया। बात आ रही समझ में। उसके साथ साथ क्या हुआ, मद्रास और मुंबई की जो विधायी शक्तियां थी उनको पुनः जो है वापस जो है उनको उनकी शक्तियां वापस कर दी गई। ये देखो मद्रास और मुंबई की जो शक्तियां ले ली गई थी ना पिछले, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि मद्रास और मुंबई की विधायी शक्तियों को पुनः वापस करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई। और इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 की जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी उसको पलट के रख दिया। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें क्या बात की गई थी, उसमें बात ये की गई थी कि मतलब उसका सारा सबका केंद्रीकरण हो रहा था, लेकिन मद्रास और मुंबई की विधायी शक्तियों को वापस करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। अगर कभी प्रश्न बने कि विकेंद्रीकरण की जो है शुरुआत कब से हुई है, तो 1861 बात बनेगी। और अगर केंद्रीकरण की शुरुआत कब से हुई थी, वो हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, उसने 1773 का जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी उसको उलट के रख दिया। फिर आगे क्या बात हुई, आगे बात ये हुई कि 1833 में चार्टर्ड अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। मतलब जो है, जो भी 1833 के जो अधिनियम थे वो सारे अपने चरम पर पहुंच गए थे। किस कारण चरम पे पहुंच गए थे? 1861 के जो है भारतीय परिषद अधिनियम के कारण। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों की संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता जो है हासिल कर ली थी। प्रांतों ने जो है अपनी खुद की आंतरिक स्वायत्ता जो है अपनी हासिल कर ली थी। सभी प्रांत जो है अपने अपने स्वायत्त संपूर्ण निजी ढंग से काम करने लगे थे। बात आ रही समझ में। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1861, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। बंगाल में हुआ 1862 में विधान परिषदों का गठन जो हुआ 1862 में हुआ। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत इसमें हुआ 1866 में हुआ, और जो है पंजाब में हुआ 1897 में। इसमें इन तीनों में जो है विधान परिषदों का गठन कब हुआ? मतलब बंगाल में हुआ 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा में हुआ 1866 में और पंजाब में हुआ 1897 में। तीनों का गठन हो गया। इसके अलावा क्या बात हुई? इसके अलावा बात ये हुई कि इसके जो वायसराय को परिषद का कार्य संचालन के लिए अधिक नियम, मतलब उन्होंने ये बोला कि जो वायसराय हैं, जो भारत के जो वायसराय हैं, उनको क्या है जो है उनको चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए वो अपना जो है क्या कर सकते थे, परिषद के कार्य को संचालन, भारत का वायसराय था वो परिषद के कार्य संचालन के लिए अधिक नियम व आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई उसको। मतलब ये शक्ति दी किसने दी? मतलब ब्रिटिश शासन ने शक्ति दी वायसराय को कि आप जो है परिषद का जो कार्य संचालन करेंगे उसमें अधिक नियम व आदेश बनाने की जो है शक्ति आपके पास है। मतलब उसको ये इतनी शक्ति दी गई। इसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ कर दी गई थी। लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1859 में प्रारंभ कर दी और पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी। पोर्टफोलियो मतलब उनके सभी कार्यों को देखना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी कार्यों को देख के उनकी समीक्षा करना और उसके हिसाब से उसको काम करना, क्या बोलते हैं उनको, उसको मान्यता दी गई थी। इसके अंतर्गत वायसराय ने परिषद के सदस्यों को एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया गया। एक देखो ये क्या काम है यहाँ पे। एक बात ये हुई कि इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद, वायसराय था उसकी जो परिषद थी उसके सदस्य को, वायसराय का सदस्य, वायसराय की परिषद का सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। मतलब उसको एक प्रभार दिया जा सकता था या उसके अलावा एक से ज़्यादा भी प्रभार दिए जा सकते थे। इससे विभाग में काउंसिलिंग की ओर से अंतिम आदेश पारित किया गया। इससे विभाग में काउंसिलिंग की ओर से अंतिम आदेश पारित किया गया। बात आ रही समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना? इसको नोट कर लो, यहाँ तक ये नोट कर लो। 4 पॉइंट हैं, लगभग सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मुझे कुछ लग नहीं रहा, इतना नोट कर लो। फिर उसके बाद 92 का जो है भारत परिषद अधिनियम, इसको थोड़ा जो है एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके अलावा जो है आगे बढ़ चलेंगे। फिर देखो यहाँ तक कोई समस्या आ रही हो, अगर यहाँ पे लग रहा हो कोई समस्या है, किसी तरह कोई परेशानी। यहाँ पर एक चीज़ मुझे लग रहा है और छूट गई है। यहाँ पर एक चीज़ और छूटी है। इसमें क्या था, वायसराय को एक शक्ति और थी। वो वायसराय क्या कर सकता था कि मतलब बिना परिषद की संतुष्टि के वो क्या कर सकता था, वो जो है आपातकालीन अपना जो है आदेश जारी कर सकता था। और उस आपातकालीन आदेश का जो है वो रहता था कार्यकाल 6 माह रहता था, है ना? लिखवाएं
चलो मैं बोल देता हूँ। इसमें वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए वो अधिकृत था, और ये अध्यादेश की अवधि थी मात्र 6 महीने होती थी। यहीं पे लिख देता हूँ यार, वायसराय आपातकाल बिना काउंसलिंग की संस्तुति के, बिना काउंसलिंग की संस्तुति के अध्यादेश जारी कर सकता था, और उसकी जो अवधि होती थी, अध्यादेश की अवधि, वो 6 माह थी। 6 माह थी। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया है, तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ चलेंगे। उसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो जो है उसके आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को 2 काम करने पड़ेंगे। पहला तो ये करना पड़ेगा कि यहाँ तक तो हमने लिख लिया, इसको नोट कर लिया होगा। आगे जब हम लोग बात करते हैं 1992 को 1992 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें 2 चीज़ें मुख्य हैं। पहला तो मतलब हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें, लेकिन जो 2 चीज़ें ज़्यादा मुख्यतः पूछी जाती हैं, जो पिछले पेपरों में पूछी गई हैं और लगातार पूछी गई हैं, तो वो ये है कि पहला जो है, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, किंतु बहुमत जो था वो सरकारी सदस्यों का था। ना, किंतु बहुमत जो था वो सरकारी सदस्यों का था, है ना। पहले क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहले 10 थी, फिर बाद में इसको बढ़ा के 15 या 16 कर दिया गया, है ना। 15 या 16 कर दिया गया, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। किंतु जो बहुमत होता था, मतलब अगर कोई भी वो आदेश पारित कर रहे हैं, तो उनको पारित करने के लिए पहले उन्होंने क्या किया कि भाई आपने भारतीयों को तो शामिल कर लिया, और भारतीयों को शामिल कर लिया गया, और शामिल करने के साथ साथ क्या किया गया, उनकी संख्या बढ़ाई गई। मतलब पहले 10 थी, उसको 16 कर दिया गया, लेकिन जो बहुमत होता था वो सरकारी सदस्यों का होता था उसमें, है ना। फिर क्या हुआ, इसमें विधान परिषद के कार्यों को विस्तारित कर उन्हें बजट में बहस करने, कार्यपालिका को उसमें क्या गया कि भाई उन्होंने परिषद में अपनी जो परिषद को उन्होंने क्या किया था, वो विधान परिषद के कार्यों को विस्तारित करके उन्हें बजट में बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। पहला उन्होंने क्या किया कि भाई आप लोग जो है हमारे बजट में बहस करने के लिए आ जाइए, और फिर क्या किया गया, हमारे जो प्रश्नकाल जो चल रहे हैं उसमें आप प्रश्न के उत्तर भी दे सकते हैं, है ना। 2 चीज़ें इनमें प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। फिर तीसरी बात इसमें हुई कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। बता रही समझ में, सरकारी संस्थाओं को नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए एक शक्ति भी थी। किसके पास शक्ति थी वो? इसके पास क्या बोलते हैं, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर के गैर सरकारी सदस्यों नामकरण वायसराय को शक्ति थी। किसको थी? वायसराय को। देखो ये क्या लिखा है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए, मतलब जो बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होगा और केंद्रीय विधान परिषद होगा, उसमें गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय जो है था, उसके पास ये शक्ति थी कि इसमें गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कर सकता था। वो किसमें कर सकता था? केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो ये शक्ति किसके पास थी? इसका नामांकन करने के लिए शक्ति थी वायसराय के पास। क्या होता? प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय परिषदों, जैसो जो प्रांतीय विधान परिषद जो चल रही थी, उसमें जो प्रांतीय विधान परिषद थी, उसमें गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की भी शक्तियां थी। बता रही है समझ में आपको? देखो ये 3-4 पॉइंट है, इनको भी नोट कर लो। गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने के लिए प्रावधान था, लेकिन उसको कैसे नियुक्त करते थे? जो गैर सरकारी सदस्यों को आप नियुक्त कर रहे हैं, उसको क्या करते थे? चुनाव के द्वारा नियुक्त करते थे। लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग जो है वो इसमें 1992 के उसमें भारत परिषद अधिनियम में कहीं चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? उसमें निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया, निश्चित
उसमें क्या है, निश्चित निकायों की सिफारिशों पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया। देखो बात क्या थी, बात इसमें कुछ नहीं है, बात बहुत आसान सी है। देखो इसमें बात क्या लिखी हुई है। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद और गवर्नर को जिला परिषद और न्यायपालिका विश्वविद्यालय व्यापार संघ जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्तियां थीं। लेकिन आज की जो आम भाषा है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि उसकी जो गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की जो शक्तियां वायसराय के पास थी, वो कैसे नियुक्त करता था, चुनाव के द्वारा। लेकिन 1992 के भारत परिषद अधिनियम में चुनाव शब्द का कहीं पर जिक्र नहीं है। उस चुनाव शब्द को क्या बोलते थे, निश्चित निकायों की सिफारिशों पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया। मेरी बात आ रही समझ में? ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। फिर जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम, दोनों को हम लोगों ने जो है पढ़ लिया ठीक से। अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ चलेंगे तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे 1892 और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे साइमन आयोग के बाद 1935 और फिर 1997 का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। वहीं से ये खत्म हो जाएंगे दोनों चीज़ें। मतलब दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हम लोग खत्म कर चुके हैं। भारत परिषद अधिनियम खत्म हो जाएगा 1847 की भारत स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ही। फिर जो है हम लोग आगे भारतीय संविधान सभा की ओर बढ़ चलेंगे। इसमें लगभग 2 लेक्चर और होंगे अभी, है ना। 1909 का भारत परिषद अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम 1919। यहाँ तक दोस्तों कुछ ना समझ में आया हो तो एक कमेंट से पूछना, तो मैं ज़रूर बताऊँगा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। इसको नोट कर लो, सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। इस पर जहाँ हमने अंडरलाइन किया है, जो जैसे ये लॉर्ड कैनिंग है, 1862 है, बनारस के राजा, बंगाल गवर्नर सर दिनकर राव, विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता था, ये प्रश्न पूछे गए हैं। जो पुराने प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, तो उनको ही हमने जो है थोड़ा सा विस्तार से इसमें एक्सप्लेन किया है। और लेकिन इसके द्वारा कुछ है भी नहीं। अगर आप लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ोगे तो जितना चीज़ें हैं उनने सारी कवर कर रखी हैं उसमें। और अगर परीक्षा वाणी की किताब है तो उसमें कुछ दिख लेना, कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जो, लेकिन इतना पढ़ने के लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद हमें लगता नहीं कोई दूसरी और किताब पढ़ने की जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाषा कठिन है, वैसे हमने एक्सप्लेन किया अपने हिसाब से। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बताना जरूर बताएंगे। ठीक है, इसी के बाद से साथ ही खत्म कर रहा हूँ मैं लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।